आदाब नाज़रीन, खुसूसी मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं मुशाहिद हुसैन। दोस्तों, रियासत कर्नाटक में जून को एमएलसी इलेक्शन होने वाले हैं। एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ऐसे में एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी अपना एक उम्मीदवार इसमें उतारा है, जो मैसूर, मंडिया, हासन और चामराजनगर में है। जो 4 डिस्ट्रिक्ट में एक एमएलसी उम्मीदवार उतारा गया है, जिनका नाम है रफ़तुल्लाह खान, जो हमारे साथ आज मेहमान खुसूसी हैं। इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों पे ये लड़ रहे हैं और एसडीपीआई के ताल्लुक से जो अवाम में शक व शुबात है, इस ताल्लुक से भी बात करेंगे। सबसे पहले रफ़तुल्लाह खान साहब, हमारे इस खुसूसी मुलाकात में आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहला यही सवाल है कि एसडीपीआई हर बार अपना उम्मीदवार उतारती है। तकरीबन देखा गया है कि एसडीपीआई के उम्मीदवार हार जाते हैं। ऐसे में आप एमएलसी इलेक्शन खड़े हैं, तो किन मुद्दों पे आप एमएलसी इलेक्शन लड़ने वाले हैं? देखिए, रियासत कर्नाटक में बहुत से मुद्दे हैं। अब ये जो एमएलसी का इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, ये ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी का है, जिसमें खुसूसी तौर पर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, एजुकेटेड तबका है, उनके मसले मसाइल पर हम बहुत से मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोज़गारी है, और जो पढ़ लिख कर बाहर आकर हैं उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत से लोग जो है एंटरप्रेन्योर्स भी बनना चाहते हैं, एजुकेटेड तबका एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उनके लिए लोन्स नहीं है। लोन्स अगर मिलेंगे तो भी बहुत हाई इंटरेस्ट का लोन्स हैं, और उनके लिए एक हेल्पलाइन सेंटर या उनके लिए गाइडेंस सेंटर भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे बहुत मसले मसाले हैं। और स्पेशली वुमेन ग्रेजुएट्स को भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ये डायरेक्शंस नहीं है। अब पढ़ लिख कर ग्रेजुएट्स बाहर आने के बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। तो इस लिहाज से एसडीपीआई ने सोचा कि इस बार हम इस इलेक्शन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, और इनके जो मसले मसाइल हमने बहुत गौर से डीपली स्टडी किए हैं इनके साथ मिलकर जुलकर। इतने पिछले दिनों में हमने देखा जो ग्रेजुएट्स प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उन्हें हमें डीपली स्टडी किया है। इसलिए उन्हें हल करने के लिए एक बेहतरीन मौका है कि इस एमएलसी इलेक्शन इंतखाबात में हम हिस्सा लें, इसलिए हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो अक्सर देखा गया है, जो नौजवान तबका है, हम देखते हैं कि बीजेपी जो है ना, एक दंगाई की सरकार इनको इस्तेमाल कर रही है। जितने भी राइट्स हुए शिमोगा में या ये राजस्थान में रामनवमी के मौके पर, तो वहाँ पर नौजवानों को एक दंगाई के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इट्स एन एक्ट ऑफ, इसे कंडेम करते हैं हम स्ट्रांगली। एसडीपीआई कंडेम करती है। नौजवान जो है मुल्क का मुस्तकबिल है, दे आर फ्यूचर जनरेशन। ऐसे नौजवानों को गुमराह कर कर बीजेपी वाले अपने फुट सोल्जर्स बनाकर दंगे फसाद करने इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कहां है बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स के बच्चे? अमित शाह का बेटा हो या येडियुरप्पा का बेटा हो, सीटी रवि, नलिनी खतिल, जो लोग दंगा फसाद मचाने के ये इंतशारी बयानात करते हैं, उनके बच्चों को आप देखिए, अच्छे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल्स में एजुकेशन करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो। लेकिन जो आम आवाम है, जो मुल्क का मुस्तकबिल है, मुल्क को संवारने सजाने में उनका हाथ रहता है, वो आवाम आज देखिए रस्तों में दंगा फसाद करते फिर रहे हैं। ये बहुत शर्म और अफसोस की बात है। इंशाअल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ एसडीपीआई जो है हर मजहब को लेकर चल रही है। हमें फिक्र है इस हिंदुस्तानी अवाम की। हम सिर्फ एक मजहब के सीमित नहीं है। लेकिन आपके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों को लेकर एक पॉलिटिक्स करें, जैसा बीजेपी हिंदुओं को लेकर मुसलमानों से डरा रही है। एसडीपीआई के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि एसडीपीआई हिंदुओं से मुसलमानों को डराकर अपनी तरफ वोट के लिए खींच रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एसडीपीआई माने क्या है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हमारा नारा है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। हम ये नहीं करें कि मुसलमानों को भूख से आज़ादी या मुसलमानों को खौफ से आज़ादी करें। हम सारी अवाम को, हिंदुस्तान की अवाम को एड्रेस कर रहे हैं। और हमारे बयानात में है, आप एक ऐसा वाक़या दिखाए जहां पर हम सिर्फ मुसलमानों की बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के जो अवाम है, उनके मसले मसाइल के बारे में हम बात करते हैं। कभी भी मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, आप दिखाइए हमें कब हमने मुस्लिम इश्यूज को। हाँ, ये बीजेपी वाले बार बार मुस्लिम इश्यूज को उछालते हैं ना, तो हमें उसे एड्रेस करना पड़ता है।
इसके अलावा हम दलित के इश्यूज भी एड्रेस करते हैं, और जो प्राइवेटाइजेशन है जिसे हिंदुस्तान की सारी आवाम को धक्का लगता है, प्राइवेटाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं, प्राइस हाइक के बारे में हम बात करते हैं। दिस इज नॉट लिमिटेड टू मुस्लिम्स। प्राइस हाइक, प्राइवेटाइजेशन, जो मुल्क में जो अफरा तफरी मच रही है, इट्स नॉट लिमिटेड टू मुस्लिम्स। ये सारी आवाम, हिंदुस्तान की सिटीजन्स को ये होता है। जब आप ये सेकुलरिज्म की बातें करते हैं तो आखिर क्यों आप लोगों को बैन करने की बातें चल रही है? पिछले चंद महीनों पहले सोशल मीडिया पे भी और मीडिया में भी बहस चली थी कि एसडीपीआई को बैन करना चाहिए। तो पिछले महीने से नहीं, पिछले 8-10 साल से एसडीपीआई को बैन करने की चर्चा चल रही है। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्यों बैन नहीं कर रहे? अगर हमने कुछ गलत किया है, कोई एंटी नेशनल काम किया है या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, तो बैन करें ना। व्हाट्स होल्डिंग देम बैक? ये इसलिए बैन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बैन करने का कोई रीजन नहीं है इनके लिए पास। हमारी लीगली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, वी हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन 24 स्टेट्स, और हमारे ऊपर एक करप्शन का केस नहीं है। आप छानबीन कर सकते हैं, एक, आई कैन चैलेंज यू, एक करप्शन का केस नहीं है। अभी हम डिमांड करेंगे कि कांग्रेस बीजेपी को बैन करे, डिसमिस करे। पिछले हफ्ते हमारे स्टेट के जिम्मेदार जाकर गवर्नर को रियासत कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट को डिसमिस करने का हमने मेमोरेंडम दिया है। यह ताकत है एसडीपीआई की। तो आप कह रहे हैं कि हम कौम के लिए या सेकुलरिज्म के लिए काम करेंगे, लेकिन देखा गया है कि पूरे नेशनल लेवल पे आपका एक भी एमएलए नहीं है, तो ऐसा क्यों? हर बार आप हार ही जाते हैं। देखिए भाई साहब, दुनिया में कुछ भी होना है तो उसे हर चीज़ का वक्त लगता है। अगर किसान एक फसल उगाता है तो पहले वो हल चलाकर ज़मीन को जोतता है, फिर गोबरी यानी कि मैन्यूर डालता है, फिर उसमें ये प्लांट्स डालता है, उसे पानी डालकर सींचता है, फिर बारिश और धूप से बचाकर, जंगली जानवरों से बचाकर 6-8 महीने के बाद फसल काटता है। तो हर चीज़ का वक्त लगता है। अगर रात हुई तो दिन होने तक 12 घंटे लगते हैं। तो हर चीज़ का वक्त होता है। रातों रात कुछ भी नहीं बदल सकता। अगर ये बीजेपी इख्तियार में है तो वो बहुत दिनों से इसके पीछे लगी है। तो एसडीपीआई, आपको मालूम है या नहीं, मैं रियासत कर्नाटक के इल्म में ला लूँ कि एसडीपीआई मुल्क के 24 रियासतों में अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि जिला पंचायत, तालुक पंचायत, ग्राम पंचायत और काउंसलर्स, कॉर्पोरेटर्स। हाल ही में 2 दिन पहले झारखंड में हमने जिला पंचायत इलेक्शन जीता है। ये जिला पंचायत इलेक्शन एक एमपी के इलेक्शन के बराबर है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एमएलए एमपी भी जीत जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? सारी हिंदुस्तान की आवाम हमारे साथ है। एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स एसडीपीआई। कुछ भी हो, एसडीपीआई की तरफ देखते हैं, एसडीपीआई का मुंह क्या है नेक्स्ट कर जी। एसडीपीआई का पॉलिटिकली मकसद क्या है? क्या करना चाह रही है हिंदुस्तान के लिए एसडीपीआई? एसडीपीआई में अब जब हम शमूलियत कोई भी लेता है उसे सबसे पहले ये सिखाया जाता है, दिस इज आवर पार्टी। हमारी पार्टी में पॉलिटिक्स फॉर कॉज, नॉट करियर। आप यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, कॉज लेकर आते हैं। तो आने वाले दिनों में जो यहाँ पर करप्शन है, मजहबी इंतशार है, कम्युनलिज्म है, फैसिज्म है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिससे लोगों की यहाँ की रियासत, हिंदुस्तान की अवाम को बहुत तकलीफों मुसीबतों का सामना पड़ रहा है। तो इन सब को रोककर हिंदुस्तान में एक अच्छा चैन और अमन और उरूजी लाने की एसडीपीआई की एक बहुत बड़ी ये है, जद्दोजहद चल रही है। इलेक्शन में देखा गया है कि इलेक्शन से पहले जो है ना अवाम जो है ना एसडीपीआई से काम निकालती है, एसडीपीआई काम करती है, लेकिन इलेक्शन के वक्त आइन वक्त जो है अवाम जो है ना एसडीपीआई को इलेक्शन में वोट नहीं देती है। तो इससे एसडीपीआई को भारी नुकसान होता है। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है मुशाहिद भाई। 5 साल तक मुसलसल एसडीपीआई की मेहनतों, खिदमतों को अवाम उसका फ़ायदा उठाती है, चाहे वो कोरोना हो या सुनामी हो, लैंडस्लाइड्स हो, फ्लड्स हो, कुछ भी हो। एसडीपीआई के नौजवान और लीडर्स पहली सफ में हैं। कितने लोग शहीद नहीं हुए इसमें, इतने अच्छे खिदमतों को अंजाम देते हैं। लेकिन जब इंतखाबात आते हैं तो अवाम को ये डर होता है कि कहीं बीजेपी ना आ जाए। बीजेपी आने के डर से क्या करते हैं, कांग्रेस को या दूसरे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, सेक्युलरिज्म का छोला पहनकर जो पार्टियां चल रही हैं, वो पार्टियों के भरोसे में ये रहते हैं। मैं आपके माध्यम के जरिए से अवाम से कहना चाहता हूं, बीजेपी या कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। वो एक गाड़ी के 2 बैल हैं।
सेम फेस ऑफ कॉइन। अगर आपने रियासत कर्नाटक में देखा कि कांग्रेस और जेडीएस की हुकूमत थी, अब किसकी हुकूमत है? 28 एमएलए जो सिद्धरामैया साहब के खास आदमी लोग थे और कुमार स्वामी के खास लोग थे, ये साफ सीधा बीजेपी में चले गए। तो आपका वोट तो जाया जा रहा है ना। मुसलमान और दूसरे कौम जो सेक्युलर समझकर इन्हें वोट करते हैं, बीजेपी को बाहर रखने के लिए कांग्रेस को वोट करते हैं। क्या होता है, नतीजा क्या होता है? और मध्य प्रदेश में क्या हुआ? सॉलिड मैंडेट था, उसमें कोalition गवर्नमेंट भी नहीं थी, सॉलिड कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। यही टर्म में 28 या 30 बीजेपी के एमएलए सीधे भी कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में चले गए। तो आपका वोट जाया गया ना। तो आप इस गुमराही में ना रहे कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए आप कांग्रेस को वोट करेंगे तो सब हालत ठीक हो जाएगी। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हर अफरा तफरी हुई है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का हो, चाहे गुजरात के दंगे हो, क्या दिल्ली के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, बाबरी मस्जिद की शहादत हो, सब कुछ कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में है। कुछ किसी को सजा मिली क्या? क्या किया है कांग्रेस ने? सिर्फ गुमराह किया है लोगों को, इस्तेमाल किया है लोगों को। कांग्रेस कुछ नहीं है, इट्स बी टीम ऑफ बीजेपी। कांग्रेस इज नथिंग बट अ रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑफ बीजेपी। कांग्रेस से जो है रिक्रूट कर कर बीजेपी को भेजा जाता है। आपने देखा है इलेक्शंस होते ही रिसोर्ट्स में जाकर पूरे छिप जाते हैं एमएलएस, वहां पर उनकी नुमाइश होती है, उनका ऑक्शन होता है, फिर उन्हें खरीदा जाता है। और ये रिसोर्ट्स में ले जाने वाले डीके शिव कुमार हैं, बहुत सी जगह आपने देखा होगा। तो ऐसे हालात हैं। तो अवाम को यह जानना चाहिए कि इलेक्शन में, इंतखाबात में आप भरपूर भरोसा रखिए। एसडीपीआई सियासी ताकत अगर एसडीपीआई को मिली तो इस मुल्क में जो भी कुछ अफरा तफरी या करप्शन है उसे रोकने में एसडीपीआई जरूर कामयाब रहेगी। आप इस गुमराही से बाहर निकलकर बेखौफ होकर एसडीपीआई को वोट करें। और आपका ताल्लुक मैसूर से है, या मैसूर से एक जिसे मैसूर की सरजमीन, टीपू सुल्तान की सरजमीन कहा जाता है। टीपू सुल्तान ताल्लुक से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, बहस मुबाहिसा होता रहता है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने भी ऐलान किया था कि हम कर्नाटक में जो एजुकेशन जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जो है ना टीपू सुल्तान के मज़ामीन जो चैप्टर हैं उसको निकालने की बात की गई थी, लेकिन निकाला नहीं गया है, लेकिन मुख्तसर किया गया है उसको, पूरा एकदम जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे उसको निकाला गया। आप इसको कैसा देखते हैं, टीपू सुल्तान की जो कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है? देखिए, टीपू सुल्तान शहीद जो थे उनके नाम से आज भी बड़े बड़े मंदिरों में कल्लूर मूकांबिका मंदिर, मेलकोटे की मंदिर, नंजुंड स्वामी मंदिर, नंजुंडेश्वरा स्वामी मंदिर नंजनगुड़ की, और कारवार में मंदिर, बहुत से मंदिरों में सलाम मंगलारती करके टीपू सुल्तान के नाम से मंगलारती करते हैं। भाई, टीपू सुल्तान की शहादत से के बाद आज 300 साल गुजर गए हैं, आज भी उनके नाम से पूजा होता है, मंगलारती होती है उनके नाम से। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू लोगों में, हिंदू भाइयों में कितना उनके लिए मोहब्बत थी कर कर। टीपू सुल्तान शहीद की बदौलत आज लाखों एकड़ ज़मीन में आज किसान हल चला हैं। कौन है? ज़्यादातर हिंदू लोग हैं, नॉन मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि श्रीरंग केआरएस का जो फाउंडेशन था टीपू सुल्तान शहीद ने ले किया था। सेरिकल्चर जो कर्नाटक का फेमस है सिल्क के लिए, रामनगर, चन्नपटना, मंड्या और आंध्रा में बहुत से सेरिकल्चरल फैक्ट्रीज हैं, फील्ड्स हैं, मलबरी लीव्स पिकाते हैं, टीपू सुल्तान शहीद की बदौलत है। और बड़े बड़े जो ये हैं कैटल्स, आज बड़े बड़े बैल जो हैं, ब्रीड जो हैं, वो टीपू सुल्तान की बदौलत है। रॉकेट टेक्नोलॉजी और लैंड रिफॉर्म्स, रेवेन्यू सिस्टम, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, क्या क्या नहीं दिया टीपू सुल्तान ने। आज भी उनकी बहुत इज्जत है खैरों में। ये कुछ सड़क छाप गुंडे जो है अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए शहीद का नाम इस्तेमाल करते हैं। आज भी आप नॉन मुस्लिम्स कितने नॉवेल्स लिख रहे हैं टीपू सुल्तान शहीद के बारे में मालूम है। दलित और वक्कलीगास को बहुत से जो खाता कंदा बना के दिए हैं टीपू सुल्तान शहीद हैं। और जो केरला में पिछली जात के औरतों को कमर के ऊपर कपड़ा नहीं डालने देते थे, पूरा उनका बदन नंगा नुमाइश की जाती थी, उनको भ्रष्ट टैक्स वसूल करते थे, इसे टीपू सुल्तान शहीद ने रोका था। और आने वाले साल में जो है कर्नाटक में सियासत और ज़्यादा गर्म होने वाली है और ज़्यादा इश्यूज आने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब है।
असम्बली इलेक्शन जो है आने वाले साल में होने वाला है, तो ऐसे में एसडीपीआई की क्या हिकमत अमली होगी, क्या तैयारी है? और ख़ासकर मैसूर में इससे पहले भी यहाँ पर एक एमएलए जीतने से हार गए, तो ऐसे में मैसूर में भी क्या आने वाले इलेक्शन में क्या तैयारी चल रही है? आप आने वाले दिनों के इंतखाबात के जो रिजल्ट्स आएंगे, जब हमारी तैयारी का आपको अंदाजा होगा। आज तैयारी हम नहीं कर रहे, आज तैयारी अवाम कर रही है। एसडीपीए को जिताने की तैयारी अवाम कर रही है, एसडीपीए को इख्तिदार में लाने की तैयारी अवाम कर रही है, एसडीपीए को रहबर बनाने की तैयारी अवाम कर रही है। मैं आपसे कह दूं, सिर्फ मुसलमान नहीं, सारे रियासत कर्नाटक की अवाम, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सभी लोग ये तैयारी में है और बेसब्री से इस इंतजार में है, मुंतजर है कि इलेक्शंस इंतखाबात कब आए ताकि वो एसडीपीआई को वोट करें। जी, और कांग्रेस ये नहीं चाहती कि मुसलमानों के वोट एसडीपीआई को जाएं या दलितों के वोट एसडीपीआई को नहीं जाए, इसीलिए कांग्रेस जो है एसडीपीआई को से डराना चाह रही है, तो इस पर क्या? सही है, कांग्रेस जो है मुसलमानों के वोट बैंक पर आज तक जीती आ रही है। वो समझती है कि मुसलमानों का रिजर्व वोट है, चाहे उनके बच्चे बेरोजगार हो या तालीम से महरूम हो या उनके बच्चे बच्चियां गुमराही के रास्ते में जाए, उनके मस्जिदें टूटे, उनके ऊपर कोई भी इंतशार हो, वो दलित से बदतर माहौल में है। आज 15 साल पहले गुंडू कमीशन, मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि मुसलमान दलित से बदतर है। किसके दौरे इख्तिदार में था? तो कुछ भी हो जाए, कांग्रेस मुसलमान कांग्रेस को वोट देते हैं, ये कांग्रेस को भरोसा था। लेकिन आज एसडीपीआई आकर लोगों को जगा रही है, उनकी गैरतमंदी को जगा रही है कि कह रही है कि अब एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पावर आ चुका है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जिस डर और खौफ का वास्ता देकर बीजेपी आरएसएस का कांग्रेस आपका कीमती वोट लेकर दौरे इख्तिदार कर कर आपको इन गुमराहियों में, इन गरीबी में, इन ऐसे बदतर हालातों में डालकर है, उस गुमराही से निकालने एसडीपीआई आज खड़ी हुई है। ये हमने समझा दिया है और लोग समझ गए हैं। इस आतंक में अब कांग्रेस आर टेरिफाइड कि ये लोग एसडीपीआई इतनी तेजी से बढ़ रही है और मुसलमानों का और दूसरे मजहबों का वोट भी नहीं आ रहा है, तो इसे थ्रेट फॉर देम। वो अब अपनी सियासी रोटियां नहीं सेक सकते, वो अभी करप्शन नहीं कर सकते क्योंकि अब एसडीपीआई आ रही है। आखिर में एसडीपीआई क्या अवाम को मैसेज देना चाह रही है कि आपकी तरफ से क्या मैसेज जाएगा कि आने वाला मुस्तकबिल और ख़ासकर कर्नाटक के हालात को देखते हुए? एसडीपीआई का नारा मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। कर्नाटक के रियासत कर्नाटक की अवाम को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप नहीं डरे, आप खौफज़दा ना हो, क्योंकि एसडीपीआई आपके साथ है। चाहे किसी भी तरीके से दुश्मन आपको तंग करने की, परेशान करने की कोशिश को अलग अलग मसले मसाइल लाकर, जैसे कि हिजाब हो, बीफ बैन हो, अजान का मामला हो, या करप्शन के ज़रिए से हो, या दंगे फसाद के ज़रिए से हो, कुछ भी हो, एसडीपीआई आपके साथ है। इंशाअल्लाह कर्नाटक, रियासत कर्नाटक की अवाम को एक खरोच भी हम लगने नहीं देंगे और उनकी तरक्की और भलाई के लिए हम मुसलसल जद्दोजहद करेंगे। तो ये थे नाज़रीन रफ़तुल्लाह खान साहब। मैं आखिर में आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त मिली डाइजेस्ट के लिए दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये थे रफ़तुल्लाह खान जो एसडीपीआई के ये मैसूर के प्रेसिडेंट है और साथ ही एमएलसी जो इलेक्शन आने वाला है उसके एसडीपीआई की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो नाज़रीन, सियासी हालात तो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में हम नए नए पॉलिटिशियन को और नए नए जो मजहबी स्कॉलर हैं या उर्दू के शायर हैं उनसे आपसे खुसूसी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। शुक्रिया।